काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 36। केल ने ताली बजाना शुरू कर दिया। ताली ताली ताली। बिशप को वेदी पर जल डालते देख अन्य लोग भी ताली बजाकर खुशी मना रहे थे। इस साल के सारे दुख उसी समय गायब हो जाए जब पानी जमीन में समा जाए। इस साल के सारे दुख उसी समय गायब हो जाए जब पानी जमीन में समा जाए। बिशप ने पहले चिल्लाकर कहा और लोगों ने भी वही बात दोहराई। लोगों ने भगवान के आंसू की किंवदंती वाली झील के लिए अपने पैर पटकना भी शुरू कर दिया। केल ने सोचा था कि यह गमगीन होगा क्योंकि यह एक अर्पण समारोह था, हालांकि ये जीवंत था। केल ने शोर भरे माहौल का फायदा उठाते हुए हॉर्न से, जो उसकी बाहों में था, एक सवाल पूछा। वे कमीने वहीं रह रहे हैं? म्याऊ। हॉर्न, जो अभी भी बिल्ली के बच्चे जैसा दिख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वह अभी भी मानव वर्षों में केवल 8 साल का था, ने जवाब में म्याऊ की। जवाब सुनने के बाद केल ने अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। वे कमीने आम सामान सौंपने के बाद वहां से जाने के बजाय ड्यूक एस्टेट में ही रुक गए। क्या हम ड्यूक एस्टेट में उनसे मिलेंगे? केल ये सोच रहा था कि वह आम के नए सदस्यों से कैसे मिलेगा, जबकि वह धीरे धीरे शोर मचाती भीड़ से दूर जाने लगा। उसने रोजलिन को, जो क्लोपे से कमजोर थी, और बेहद खूबसूरत वेल्स को सिर्फ किसी भी स्थिति के लिए पीछे छोड़ दिया था। सिर्फ चोई हान और बच्चे ही उसके साथ थे। अगर क्लोपेह ने उन्हें देख लिया या लोगों ने उन्हें बाद में याद कर लिया तो ये बुरा होगा। हमारे आशावादी स्वभाव से हमारा भगवान भी खुश होगा। वो केल ने चोई हान से अतोको कोची लेते समय लोगों को जयकार करते देखा। बहुत दिलचस्प। केल को ये बात दिलचस्प लगी कि पेरुन साम्राज्य के नागरिक, जो कि एक ऐसा राज्य था जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं था और जिसमें कई अलग अलग धर्म थे, सभी एक साथ एक ही ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। हो सकता है कि वे भगवान के आंसुओं की कथा में वर्णित भगवान की स्तुति नहीं कर रहे थे, बल्कि वे बस इस तथ्य का आनंद ले रहे थे कि इससे उन्हें आराम करने और जश्न मनाने का एक कारण मिल गया। खैर, यह मेरा कोई काम नहीं है। केल ने चावल के केक को चबाते हुए वेदी के ऊपर देखा। उसने गार्जियन नाइट क्लोपे सेक्का को नहीं देखा जैसा कि उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय वो वर्तमान परिवार के मुखिया ड्यूक सेक्का क्लोपेह के पिता को देख सका। लोग अब भी सोचते हैं कि ड्यूक ही संरक्षक नाइट है। पूरे राज्य में यह बात इसी नाम से प्रसिद्ध थी। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि क्लोपे ही सच्चा संरक्षक शूरवीर था। जो लोग जानते थे उन्हें 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला समूह वे लोग थे जो दक्षिणी राज्यों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए क्लोपे के साथ काम कर रहे थे। दूसरा समूह कैले के लोग थे। केल को बिना किसी कारण के झुंझलाहट महसूस होने लगी क्योंकि उसने हॉर्न को एक हाथ से उठा लिया था, क्योंकि वह अतेक कोची समाप्त कर रहा था। यह उसी क्षण हुआ। उसने अपने मन में एक उदास आवाज सुनी। योजक चिन्ह ... एच मानव। ये राउंड था। केल ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि हॉर्न के मुंह में भी लार टपक रही थी। ऑन, जो चोई हान की बाहों में थी, उसका ध्यान भी केल पर था। उसने तीनों बच्चों की निगाहें महसूस की और बोलना शुरू किया। मैं इसे बाद में तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। फिर उसने एक और वाक्य कहा, मेरे पैसों से। हॉर्न के कान फड़कने लगे जबकि राउंड की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंजने लगी। हमारा इंसान सचमुच एक अच्छा इंसान है। कोर्स के पाठ्यक्रम की। केल ने राउंड की टिप्पणी पर अपना सिर हिलाया। वह अगले कुछ दिनों तक उन्हें खाने और खेलने की अनुमति देने की योजना बना रहा था। वे आखिरी रात बिना सोए काम करेंगे। चोई हान, क्या हमें किसी रेस्तरां में चलना चाहिए? क्या आप अंत तक नहीं रुकना चाहते? वाह! चोई हान ने झील की ओर इशारा किया जो अभी भी जयकारे लगा रहे लोगों से भरी हुई थी। हालांकि केल के पास अब वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। हाँ, देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं, इससे पहले कि भीड़ बढ़ जाए। इस तरह हम शांति से खाना खा सकेंगे। उसी समय केल ने पुजारियों की आवाजें सुनी। हालांकि झील सूखी है, हम अपने भगवान के निशान देख सकते हैं। हमारा पेरुन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एक देवता ने व्यक्तिगत रूप से लोगों के लिए पानी बनाया है। जब ये झील एक बार फिर पानी से भर जाएगी तब पेरुन को गौरव प्राप्त होगा। चोई हान जितना अधिक सुनता गया, उसका चेहरा उतना ही कठोर होता गया। उन्होंने केल को, जो भीड़ के बीच से आगे बढ़ रहा था, बिना किसी रुचि के बाहर चले जाने को कहा। आखिर यह कैसा भगवान है? चोई हान को इस देवता के बारे में जानने की जिज्ञासा थी जिसकी वे इतनी उत्सुकता से स्तुति कर रहे थे। कोई अनुमान नहीं। हालांकि केल को ये जानने का कोई तरीका नहीं था। किसी भी पुस्तक में इस देवता की पहचान के बारे में बात नहीं की गई। इस राज्य के लोग इसे पेरुन का देवता कहते हैं। नागरिकों ने इस देवता की अपनी भूमि के देवता के रूप में स्तुति की।
यह शायद ऐसी बात थी जिस पर केल को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने इसे तुरंत नजरअंदाज कर दिया और उस रेस्तरां की ओर चल दिया जिसे उन्होंने पहले देखा था। चोई हान ने वेदी और लोगों की ओर देखा और फिर तेजी से केल के पीछे चला गया। ओह! केल, जो रेस्तरां के सामने पहुंचा था, ने अपने जादुई ढंग से रंगे भूरे बालों को पीछे किया और प्रशंसा से भरी सांस ली। एक स्वादिष्ट सुगंध ने उसकी नाक को गुदगुदाया। मानव, मानव, मेजपोश के नीचे कुछ खाना जरूर रखना। मैं जरूर उसमें से कुछ खाऊंगा। राउन ने मन ही मन कहा। आपको चाहिए। केल ने राउन को अनदेखा किया और उस रेस्तरां में चला गया जो अभी भी बहुत व्यस्त नहीं था। उसने जानबूझकर एक ऐसा रेस्तरां चुना था जिसमें एक लंबा मेजपोश था ताकि राउन उसके नीचे छिपकर खाना खा सके। वह कमरे के कोने में रखी मेज की ओर बढ़ा तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आप क्या कर रहे हो? चोई हान चलना बंद कर चुका था और उसकी ओर देख रहा था। वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? टैप टैप। हॉन्ग ने उसी समय केल की बाह थपथपाई। केल ने नीचे देखा तो पाया कि हॉन्ग कुछ कहना चाहता था। जब एक शव उसके पास आया तो केल ने सामान्य व्यवहार करने से पहले कुछ देर इधर उधर देखा। स्वागत है। क्या मैं आपको टेबल पर ले चलूं? मुझे रेस्तरां के कोने में एक टेबल चाहिए। कोई बात नहीं, कृपया वहां बैठो। शव ने उन्हें कोने वाली मेज पर ले जाकर कुछ मेनू मेज पर रख दिए और फिर वह चला गया। साथ ही उसने केल से कहा कि जब वे ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाए तो उसे बुला ले। शव के चले जाने पर केल ने अपना सिर नीचे कर लिया और हॉन्ग ने अपने अगले पंजे के साथ केल के कंधे पर कदम रखा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। राउन ने भी मन ही मन बात की। जिन लोगों को हमने कल रात देखा था वे यहाँ हैं। मानव, यहाँ रोजलिन जैसा शक्तिशाली जीवन रूप है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या? उनकी टिप्पणियां सुनने के बाद केल के चेहरे पर एक खालीपन था। कल रात के लोग, वे आम से आए लोग थे। चीख। कुर्सी हिलने की आवाज सुनकर केल ने अपना सिर घुमाया। चोई हान उसके सामने बैठा और धीरे से फुसफुसाया। आपकी 9 बजे की दिशा। केल ने स्वाभाविक रूप से रेस्तरां के चारों ओर देखा। उसने 2 गोरे लोगों को देखा जो उसके 9 बजे की दिशा में भाई बहन की तरह लग रहे थे। केल को याद आया कि राउन ने अभी क्या कहा था। मानव, यहाँ रोजलिन जैसा शक्तिशाली जीव मौजूद है। जीवन फार्म। ये शब्द केल के दिमाग में बस गया। उन 2 गोरे लोगों ने उसे किसी की याद दिला दी। वे औसत से अधिक लंबे और बड़े लग रहे थे, लेकिन फिर भी फुर्तीले थे। उन्होंने उसे बाघ जनजाति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो घर पर बर्फ में लौट रही होगी। केल देख सकता था कि उनके सुनहरे सुनहरे बाल हर दिशा में फैले हुए थे। शायद। केल ने चोई हान की ओर देखा और अपनी तर्जनी उंगली से मेज पर थपथपाया। टैप टैप। इससे चोई हान ने मेज की ओर देखा और केल ने अपनी उंगली हिलाना शुरू कर दिया। उसकी तर्जनी ने मेज पर कुछ अक्षर लिखे। लेस देन शेर, ग्रेटर देन। चोई हान ने अपना सिर हिलाकर कहा कि उसे नहीं पता। केल ने ऑन और हॉन्ग की तरफ देखा जिन्होंने अपने कंधे उचका दिए। यहां तक कि जानवर लोग भी एक दूसरे की असली पहचान तुरंत नहीं बता सकते थे। आपसे ज्यादा ताकतवर लोगों के खिलाफ तो यह और भी ज्यादा मुश्किल था। उसी समय उसने राउन की आवाज सुनी। ओह, वे शेर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे भेड़ियों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी गंध अलग थी। ये वास्तव में एक सर्वज्ञ ड्रैगन था। केल ने दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ किया। हाँ, बाघ, भालू, व्हेल और शेर, ये 4 सबसे ताकतवर जानवर थे। भेड़िए ताकत के मामले में उनके ठीक नीचे थे। 4 जनजातियों में से भालू जनजाति और शेर जनजाति को बड़ी संख्या में जनजाति के सदस्यों के लिए जाना जाता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुप्त संगठन में कुछ शेर होंगे। केल का मानना था कि गुप्त संगठन में केवल मनुष्य ही थे। अब तक जिस तरह से उन्होंने व्हेल, भेड़ियों और बाघों के साथ व्यवहार किया, उससे उन्हें लगा कि वे मनुष्यों को सबसे शक्तिशाली जीवन रूप बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इससे चीजें बदल गईं। केल ने चुपके से दोनों शेरों को देखा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वे मजबूत प्रतीत होते हैं। जो शेर शालीनता से भोजन कर रहे थे वे काफी ताकतवर लग रहे थे। उनके आसपास की आभा देखकर केल को लगा कि शायद वे भी शेर जनजाति में कोई पद रखते होंगे। मुझे लगता है कि ड्यूक एस्टेट में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास कुछ रैंक होनी चाहिए। हॉन्ग ने फिर फुसफुसाया। बाकी सभी सदस्यों ने मास्क लगाए हुए थे। केवल उन्होंने मास्क नहीं पहना था। वे निश्चित रूप से कुछ रैंक रखते थे। यही कारण था कि वे रोजलिन की तरह मजबूत थे। केल को गुस्सा आने लगा। मैं शांति से खाना चाहता था, लेकिन उसे इन बेकार मूर्खों से निपटना पड़ा। हालांकि उसने खुद को शांत किया और मेनू खोला। चोई हान ने देखा कि केल गंभीरता से मेनू को देख रहा था और सावधानी से बोलना शुरू कर दिया। मैं यहाँ हूं तो ठीक है।
अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो क्या मुझे बाद में भी उनका पीछा करना चाहिए? क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें, केल ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। वे सभी स्वादिष्ट लगते हैं। मैं अपनी पसंद की चीज नहीं चुन सकता। केल ने खाने के लिए कुछ लेने के लिए बाकी सब कुछ एक तरफ धकेल दिया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चोई हान उसे एक खाली भाव से देख रहा था और इसके बजाय उसने अपनी आंखों से बिल्ली के बच्चों की ओर इशारा किया, जिन्होंने चुपके से उन व्यंजनों की तस्वीरों की ओर इशारा किया जो उन्हें चाहिए थे। मानव, मैं 5 चुनूंगा। मैं 5 चीजें चुनूंगा। मैं ये सब खा सकता हूँ क्योंकि यह मुफ्त है। ड्रैगन सचमुच महान और शक्तिशाली था। केल को राउंड की टिप्पणियों से बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। चोई हान ने भी ऑर्डर किया और फिर केल को देखा जिसने इत्मीनान से जवाब दिया। यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं। चोई हान को पृथ्वी से उद्धरण याद आया। यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। क्या केल निम ऐसा कहने जा रहा है? हालांकि वह गलत था। केल ने बोलना जारी रखा। यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को भी जानते हैं तो आप और भी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। केल ने खुशी से कहा। और आप उनकी जानकारी के बिना भी चीजें चुरा सकते हैं। आप भविष्य के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। केल ने आखिरी हिस्सा नहीं कहा। उसे चोई हान के हाव भाव की परवाह नहीं थी क्योंकि वह शेरों की तरफ देख रहा था जो अपना खाना खत्म करके उठ रहे थे। अंततः उसकी नजर नर शेर से मिली। केल झेप गया। पशश। नर शेर ने केल का उपहास किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, हाँ, मैं समझता हूं कि तुम मुझ जैसे खूबसूरत आदमी को क्यों देखना चाहती हो। और वह बिल्कुल यही सोच रहा था। मुझे लगता है कि मैं जहां भी जाता हूं सबका ध्यान अपनी ओर खींचता हूं। नर शेर मादा शेर के साथ जाने से पहले रेस्तरां के अंदर मौजूद लोगों को देखकर हंसा। केल ने सोचना शुरू किया, उस पागल को क्या हो गया है? वह केल द्वारा देखे गए पागल से अलग प्रकार का पागल था। हालांकि केल ने दोनों शेरों की उपस्थिति के आधार पर बहुत सी बातें सीख ली थीं। शेरों की ताकत का स्तर वास्तव में रोसालिन के स्तर के आसपास होना चाहिए जैसा कि राउन ने उल्लेख किया है, क्योंकि वे चोईहान या राउन की ताकत के स्तर को नहीं पहचानते थे। उन्हें यह भी लगता था कि ऑन और हॉर्न सामान्य बिल्ली के बच्चे थे। वे अधिक मजबूत नहीं हैं। केल ने शेरों के विशाल शरीर को देखा और सोचना शुरू कर दिया। शेर झुंड में रहने में अच्छे होते हैं। बाघों के विपरीत शेर समूह में रहते थे जिससे वे एक साथ लड़ने की तुलना में अधिक मजबूत हो जाते थे। यदि बाघों का झुंड शेरों के झुंड से भिड़ता था तो शेरों के जीतने की संभावना अधिक होती थी। हालांकि इस समय केल एक अलग जनजाति के बारे में सोच रहा था। ब्लू वुल्फ जनजाति। भेड़िए शेरों से कमजोर थे लेकिन कई बार वे डरावने भी हो जाते थे। मुझे लॉक को ठीक से उठाने की जरूरत है। यद्यपि उन्होंने लॉक की डरपोकता को कुछ हद तक ठीक कर दिया था, फिर भी युवा भेड़िया लड़का अभी भी भेड़िया राजा बनने से बहुत दूर था। केल ने चोई हान को मानवीय तरीकों का उपयोग करके उसे प्रशिक्षण देते हुए देखा था। हालांकि लान जनजाति को देखकर केल को विश्वास हो गया कि उसे लॉक को शीघ्रता से विकसित करने की आवश्यकता है। सिर्फ लॉक नहीं, भेड़िया बच्चों को भी वास्तविक भेड़िया के रूप में बड़ा होने की आवश्यकता थी। यदि हम इसमें टाइगर्स की गुरिल्ला युद्ध रणनीति जोड़ दें, जब आमने सामने की लड़ाई की बात आती थी तो टाइगर्स की बुद्धि और ताकत के सामने कोई भी जीत नहीं सकता था। यदि आप भेड़िया जनजाति और बाघ जनजाति को एक साथ रखें, यह एक शॉट के लायक है। यह निश्चित रूप से प्रयास करने लायक था। हालांकि वह भालू जनजाति के बारे में थोड़ा चिंतित था, लेकिन यह बात की समस्या थी। केल ने दोनों लायंस को बोलना शुरू करने से पहले बाहर जाते हुए देखा। चलो पहले खाना खा लें। म्याऊं म्याऊं। मैं कृपया सैल्मन स्टेक को अभी टेबल के नीचे रख दें। केल ने चुपके से सैल्मन स्टेक को मेजपोश के नीचे धकेल दिया और खाना शुरू कर दिया। उसने भोजन के स्वाद का आनंद लिया क्योंकि उसने देखा कि रेस्तरां में और भी लोग आ रहे थे। फिर वह सोचने लगा, मैं उनके साथ बहुत गड़बड़ करने जा रहा हूं। केल को यह बात अभी तक याद थी कि शेर ने उसका किस तरह मजाक उड़ाया था। सुबह सुबह ही केल का चेहरा उदास होने लगा। धक्का धक्का धक्का। कुल मिलाकर 6 पंजे उस पर दबाव डाल रहे थे। ये छोटे बदमाश। केल ने चेहरे पर शिकन लिए अपनी आंखें खोली। वह खिड़की के बाहर गहरे नीले आसमान को देख सकता था। हालांकि अभी भी सर्दी थी, इसलिए सूरज कुछ और घंटों तक नहीं निकलेगा। केल की आंखों के सामने लाल फर दिखाई दिया। आज यह है। हॉर्न थोड़ा उदास लग रहा था। हाँ, यह आज रात है। आतिशबाजी का समय। शांत ऑन और उत्साहित राउंड ने केल को झुंझलाहट में बैठा दिया।
उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। दस्तक, 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 अंदर आए। दरवाजा धीरे से खुला। चीख। केल चोई-हान और किलर वेल आर्ची को देख सकता था। आर्ची चोई-हान के पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जबकि चोई-हान तरोताजा दिख रहा था। केल ने एक प्रश्न पूछा, आपकी सुबह की कसरत अच्छी रही? हाँ, केल ने, मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। चोई-हान ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया और कमरे के बाहर ही अपने हाथों से धूल झाड़ने लगा। इस पर आर्ची ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। चोई-हान ने सूखी झील में अग्निस्तंभ बनाने वाले तरल पदार्थ को दबा दिया था। कसरत करना सबसे अच्छा है। केल, जिसका व्यायाम करने का पसंदीदा तरीका सांस लेना था, ने चोई-हान के साथ खेला और दिन का स्वागत किया। उत्सव के अंतिम दिन, जिस दिन उन्होंने आतिशबाजी करने की योजना बनाई थी, सुबह की शुरुआत उज्ज्वल हुई। जैसे ही सूरज की रोशनी बढ़ती, केल का समूह अलग हो जाता। सूरज ढलने पर वे फिर से चौक पर मिलते। मुझे उत्तर के जादू के बारे में जानने की उत्सुकता है। मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। केल ने, मैं तलवार लेने जा रहा हूँ। रोजलिन पुस्तकालय में चली गई। चोई-हान हथियार की दुकान में चला गया और दोनों वेल्स अपनी चीजों की देखभाल करने के साथ साथ केल के आदेशों को पूरा करने के लिए उत्सव में गायब हो गईं। अंत में औसतन 9 वर्ष की आयु वाले तीनों बच्चों को केल के पास छोड़ दिया गया। उद्धरण चिन्ह ... मानव, क्या मैं सचमुच खाना जारी रख सकता हूँ? राउन ने केल के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान देखी। बिल्कुल, केल ने धीरे से जवाब दिया और राउन के सामने नॉर्डन स्पेशल बीफ स्टेक रख दिया। फिर उसने राउन के मुंह के किनारे से सॉस पोंछ दिया। ब्लैक ड्रैगन की आंखों में संदेहास्पद भाव था, लेकिन उसने अभी स्टेक खाने का निर्णय लिया। वे इस समय प्लाजा के पास एक रेस्तरां की 5वीं मंजिल पर वीआईपी कमरे में थे। केल ने होंग और ऑन को क्रमशः केक का एक टुकड़ा और रोजे पास्ता की एक प्लेट दी। होंग ने उत्साह से तुरंत केक का एक टुकड़ा खा लिया, जबकि ऑन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। उद्धरण चिन्ह ... यह अजीब है। तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। केल ऑन की टिप्पणी सुनकर झेप गए, लेकिन तुरंत ही उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। दिखावा कर रहे हो? नहीं, मजबूत बनने के लिए तुम्हें खूब खाना चाहिए। अंत में ऑन ने केल को देखते हुए पास्ता नूडल खाना शुरू कर दिया। हालांकि हांग और राउन खाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं आया। बच्चे उत्साहित थे क्योंकि वे अपनी इच्छानुसार सब कुछ खा सकते थे और अदृश्य हुए बिना या ये दिखावा किए बिना कि वे बोल नहीं सकते, चौक का निरीक्षण कर सकते थे। राउन उत्साह से चिल्लाया, मानव, ये बहुत बढ़िया है। चलो देर तक खेलते हैं और पटाखों का ठीक से ख्याल रखते हैं। केल ने अपना सिर हिलाया और सहजता से जवाब दिया, जरूर, चलो एक अतिरिक्त अग्नि वज्र भी जोड़ देते हैं। राउन की गोल आंखें एक दो बार झपकी। उद्धरण चिन्ह ... आग जैसा वज्र। खनक। राउन के अगले पंजे में लगा कांटा जमीन पर गिर गया। राउन ने फिर भौहें सिकुड़नी शुरू कर दी। मानव, तुम अग्नि में वज्र का उपयोग करने जा रहे हो। मैं बेहोश नहीं होऊंगा। हम जादू का उपयोग कर सकते हैं। हम जादू का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? वे जान जाएंगे कि यह जादू है। तलवार मास्टर क्लोपेह और जादूगरों को ये सोचने की जरूरत थी कि आज की घटना साम्राज्य द्वारा की गई कोई घटना थी, साथ ही प्रकृति की शक्ति को भी महसूस करना था। राउन ने केल की ओर अपना चेहरा सिकोड़ लिया, जो पहले से ही अपना मन बना चुका था, और फिर उसने स्टेक की प्लेट केल की ओर बढ़ा दी। मानव, इसे खाओ। मेरा पेट भर चुका है। तुम्हारा पेट इतना छोटा क्यों है? क्या इसलिए कि तुम कमजोर हो? उद्धरण ... क्या यह आपके लिए आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आप 10 स्टेक खा सकते हैं? केल यह नहीं बता सका कि राउन छोटे पेट को क्या मानेंगे, लेकिन इस पर विचार करने के बजाय उन्होंने वही कहा जो उन्हें कहना था। मैं आज केवल एक छोटा सा ही इस्तेमाल करूंगा। मैं बेहोश नहीं होऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... वास्तव में, हाँ, मुझे बस इतना चाहिए कि यह चमक सके। केल की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनने के बाद राउन ने भौहें सिकुड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। बिल्ली के बच्चे भी इसे स्वीकार करते हुए अपना खाना खाने वापस चले गए। हाँ, केल को खुद पर तरस आ रहा था कि उसे इन बच्चों से अपनी शक्तियों के इस्तेमाल की मंजूरी लेने की जरूरत थी, जिनकी उम्र औसतन 9 साल थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह वेल्स या टाइगर्स थे। यह इस तरह कैसे समाप्त हुआ? केल ने यह भी सोचा कि जब वह कूड़े के रूप में रह रहा था तो यह आसान हो सकता था। हालांकि केल अभी भी राउन के मुंह से सॉस पोंछता रहा। तीनों बच्चे अभी भी उससे सावधान थे और एक दूसरे को देखते रहे। अगर वह बेहोश हो गया तो हम सब कुछ नष्ट कर देंगे। होंग ने राउन की ओर देखते हुए सिर हिलाया, जबकि ऑन ने अपना सिर हिलाकर एक अलग संदेश भेजा।
क्या होगा अगर हम चीजों को नष्ट करने के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ उसकी रक्षा करें? अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति आसपास आएगा तो हम अपने जहरीले कोहरे का इस्तेमाल करेंगे। हर कोई, चाहे वे शेर हो या तलवारबाज, अगर उन्हें जहर दिया गया तो अंत में सभी गिर जाएंगे। ओह, अच्छा विचार है। कईल को बच्चों के बीच हुई इस हिंसक झड़प के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह धीरे धीरे कुकी खा रहा था। बच्चे बीच बीच में उसे देखते रहे, लेकिन कईल को कुछ पता नहीं था। केल ने खिड़की से बाहर देखा और सोचने लगा, उग्र वज्र। पिछली बार अधिकतम शक्ति पर इसका प्रयोग करने के बाद वह बेहोश हो गया था, तो मैं सिर्फ आधा ही इस्तेमाल करूंगा। चूंकि इसका उपयोग रात के समय किया जाएगा, इसलिए आधी शक्ति पर भी इसका उपयोग करने पर यह चमकता रहेगा। अगर मैं इसे आधी शक्ति पर प्रयोग करूं तो मुझे बेहोश नहीं होना चाहिए, है ना? केल को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। फिर वह भौचक्का हो गया। क्या अब ये पूरी तरह से पागलपन है? उसने उस आवाज पर अपना सिर हिलाया जो उसके दिमाग में अलार्म की तरह बज रही थी। ये सुबह से ही चल रही थी। क्या आप इसे नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? ये डरावना विशालकाय कोबलस्टोन था। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने अग्नि वज्र का उपयोग करने का मन बना लिया था? केल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सुपर रॉक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका नहीं है? जो बच्चे चुपके से एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, वे केल की बड़बड़ाहट सुनकर स्तब्ध रह गए। हालांकि केल ने बच्चों की ओर नहीं देखा। ये सुपर रॉक वास्तव में बेकार है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि केल ने ऐसा सोचा था, लेकिन सुपर रॉक ने इस बार कुछ और कहा। क्या आप आग के शाश्वत प्रतिद्वंद्वी के निशानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम शाश्वत प्रतिद्वंद्वी, विनाश की अग्नि का प्रतिद्वंद्वी। केल ने सोचा कि वह क्या नष्ट करने जा रहा था। ये वही झील थी जिसके बारे में भगवान के आंसुओं की किंवदंती है। लेकिन प्रतिद्वंद्वी। केल का चेहरा गंभीर हो गया। रावण को उत्सुकता थी कि केल क्या देख रहा है और उसने अपना सिर उस दिशा में घुमाया, फिर वह सख्त हो गया। वह सड़क पर एक विक्रेता को सेब की पाई बेचते हुए देख सकता था। यह देखकर कि केल बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, रावण ने धीरे से अपना गुल्लक निकाला और उसमें से एक चांदी का सिक्का निकाला। ऑन और होंग ने भी एक चांदी का सिक्का निकाला। हालांकि केल का ध्यान अभी किसी बात पर नहीं था। एक नए विषय ने उसके दिमाग को उलझा दिया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सुपर रॉक झूठ बोले। क्या आप अग्नि के शाश्वत प्रतिद्वंद्वी के निशानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? यही कारण था कि उस वाक्यांश को सुनने के बाद केल ने कुछ सोचा था। उद्धरण ... क्या किंवदंती के मुख्य पात्र के पास कोई प्राचीन शक्ति थी? चाहे विनाश की आग का मालिक कितना भी पागल क्यों न रहा हो, केल ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी देवता के खिलाफ जाएगा। सबसे आसान निष्कर्ष ये था कि पानी की विशेषता वाली प्राचीन शक्ति वाला कोई व्यक्ति आग का प्रतिद्वंद्वी था। केल को अचानक एक मिथक का ख्याल आया। अभिभावक। उन्होंने इसके बारे में टेलस्टेन से पहले भी सुना था। प्राचीन काल में पूर्वोत्तर क्षेत्र की रक्षा करने वाले संरक्षक। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक संरक्षक ने पत्थरों की भूमि की रक्षा की थी। लेकिन वह इस समय उस संरक्षक के बारे में क्यों सोच रहा था? वह संरक्षक मुझे सुपर रॉक की याद क्यों दिलाता है? केल ने आह भरी। फिर उसने अपना मन बनाया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मेरे मतलब का नहीं। सुपर रॉक ने यह नहीं पूछा, क्या तुम खुद को बलिदान करने की योजना बना रहे हो? इसका मतलब था कि केल को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उस स्थिति में इस बारे में लंबे समय तक और गहराई से सोचने का कोई कारण नहीं था। केल ने देखा कि रावण तेजी से उसकी ओर उड़ रहा है। मानव, क्या तुम कुछ सेब पाए लेने जा रहे हो? सेब की मिठाई। केल ने रावण की ओर देखा और सोचा कि वह क्या कह रहा है, जबकि ड्रैगन और दो बिल्ली के बच्चे अपनी छाती फुलाकर उसके सामने खड़े हो गए। केल ने बच्चों की ओर सिर हिलाया, जो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हे, रावण हंसने लगा। मानव, मैं समझता हूँ। मुझे पता है कि आपने हमारे लिए ये रेस्तरां खोला है। सेब पाई का इंतजार करें। अब हमारे पास बहुत पैसा है। हमें एहसान चुकाना होगा। क्या? केल तीनों बच्चों की बात समझ नहीं सका और बोलना शुरू करने से पहले उनकी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। चलो खाना खत्म करें। बच्चों ने जल्दी से मेज पर रखे खाने के ढेर को खाना शुरू कर दिया। केल ने बच्चों की तरफ देखा जो उत्साहित लग रहे थे और सोचा कि अच्छी चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और सोचना शुरू कर दिया। रावण ये कहते हुए चला गया, यार, मैं थोड़ी देर के लिए चोई हान से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन केल सोचने में इतना व्यस्त था कि उसे ध्यान ही नहीं आया।
दस्तक, दस्तक, दस्तक। केल किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनकर उठ बैठा। फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के नाम पर आरक्षित इस वीआईपी कमरे का दरवाजा फिर से खोलने का समय आ गया था। अंदर आए। दरवाजा खुला और चोई हान और अन्य लोग अंदर आए। केल ने अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि सूर्यास्त के कारण चौक लाल रंग में रंग गया है। लगता है समय आ गया है। केल अपनी सीट से खड़ा हो गया। चौक में सड़क किनारे सामान बेचने वाले धीरे धीरे अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, तभी सैनिकों ने मैदान खाली करना शुरू कर दिया। चौक के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का खंभा दिखाई दिया। कैलेनिम, क्या वे उस खंभे को जलाते हुए नृत्य करते हैं? हाँ, जैसे ही वे लकड़ी के खंभे में आग लगाते हैं, लोग अपने साथ लाए वाद्ययंत्र बजाने लगते हैं या आधी रात तक गाना नाचना शुरू कर देते हैं। जब अगला दिन हो जाता है तो वे उत्सव के समापन का संकेत देने के लिए आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं। बूम बूम बूम, ढोल की ध्वनि के साथ लकड़ी के खंभे में आग लगा दी गई। यह एक ऐसी रात होगी जो आग की तरह जलेगी। किसी की चीख पूरे चौक में गूंजी और चौक में मौजूद लोग जयकारे लगाने लगे। बूम 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 बूम। जैसे जैसे अन्य वाद्ययंत्रों और मानवीय आवाजों ने इसमें अपना योगदान दिया, ढोल की आवाज भी तेज होने लगी। टैप टैप। केल ने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। राउन ऑन और हॉन्ग पेरुन राज्य के नागरिकों के साथ ताल में अजीब तरह से नाच रहे थे। केल ने इस दिलचस्प नृत्य को तब तक देखा जब तक कि पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो गया। फिर उसने अपना लबादा उतार दिया। नीचे एक काली पोशाक दिखाई दी। चल दर। केल ने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि उसके पैरों के पोरों में हवा भरने लगी थी। इसके बाद वह छत की ओर गया और आसानी से छत पर चढ़ गया। टैप टैप। मानव, चलो साथ चलें। केल ने महसूस किया कि राउन के जादू से उसकी गति बढ़ रही है क्योंकि वह छत पर कूद रहा था। केल और उसका समूह उस चौक से दूर चला गया जो चमक रहा था। वे बागो शहर के सबसे शांत और अंधेरे स्थान पर पहुंचे। चोई हान कैले के पास गया और एक संक्षिप्त रिपोर्ट दी। मैंने पहले ही गश्ती मार्ग निर्धारित कर लिया था। कृपया मेरे पीछे आइए। क्लिक करें। चोई हान ने अपनी म्यान को छुआ और बढ़त ले ली। इसके बाद रोजलिन कैले के पास गई और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। झील के किनारे कोई जादुई उपकरण नहीं थे। मैंने लाइब्रेरी में जो पढ़ा उसके आधार पर पेरुन के पास ज्यादा जादूगर नहीं है और वे जादू में कमजोर हैं। केल का समूह दिन भर सिर्फ खेलने के लिए बाहर नहीं गया था। रोजलिन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जादू के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केल ने उन दो वेल की ओर देखा जो उसके पीछे पहरेदारों की तरह खड़ी थीं। पेसिटन ने उन चीजों के बारे में बताया जो उसने पूरे दिन उत्सव को देखते हुए देखी थी। कई रईस लोग ऐसे थे जो अच्छे नज़ारे वाले रेस्तरां आरक्षित करते थे। मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया हमारी उम्मीद से ज्यादा होगी। सेक्का एस्टेट शांत था। ये पुष्टि हो गई है कि ड्यूक लोपेह महल में है। आर्ची की रिपोर्ट सुनने के बाद केल ने चलना बंद कर दिया। झील का पूर्वी जंगल। केल ने सबसे गुप्त स्थान से झील में प्रवेश किया। वह सूखी झील के चारों ओर केवल कुछ लैंप देख सका और कोई भी व्यक्ति नहीं देखा। केल ने उत्तर की ओर देखा। वह मंदिर और सैनिकों को देख सकता था। केल ने चोई हान और आर्ची को आज सुबह ही झील के बीच में अग्निद्रव का खंभा गाड़ने का आदेश दिया था। ये वह पूरी मात्रा थी जो उन्होंने मेपल कैसल से ली थी। युवा मास्टर केल, क्या हमें इसमें जादुई बम से आग लगा देनी चाहिए? नहीं। केल को समझ आ गया कि रोजलिन क्यों उलझन में थी। उन्हें उस गोले को नष्ट करने के लिए विस्फोट की आवश्यकता थी क्योंकि वे समयबद्ध जादुई बम नहीं लाए थे। फिर कैसे? मैं ये करूंगा। आप करेंगे। केल ने रोजलिन, आर्ची और पासेटन को अनदेखा कर दिया जो भ्रमित लग रहे थे और चलना शुरू कर दिया। गश्ती दल के आने से पहले उन्हें चलना था। उद्धरण चिन्ह ... कैलेनिम। चोई हान ने केल की हरकतों पर प्रतिक्रिया दी। उसे केल की शक्ति याद आ गई जो जादुई बम के समान थी। बिजली गिरने से पूरे टेन फिंगर्स पर्वत की घाटी लाल रोशनी से चमक उठी थी। रोजलिन और वेल्स ने इसे नहीं देखा था, लेकिन चोई हान ने उस शक्ति को देखा था और साथ ही यह भी देखा था कि कैसे केल उसके बाद बेहोश हो गया था। चोई हान जो आगे बढ़ने ही वाला था, उसने कैल को अपना नाम पुकारते हुए सुना। कैल ने सहजता से आदेश दिया, एक बार जब मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर लूं तो ऑन, हान, राउन और मुझे तुरंत सेक्का एस्टेट ले जाओ, चाहे कुछ भी हो। समझे? चोई हान ने सिर हिलाने से पहले अपने होठों को काटा। मैं समझ गया। मुझे योजना याद है। चोई हान की प्रतिक्रिया सुनकर रोजलिन और भी उलझन में पड़ गई। कैल का अभी का ऑर्डर भी अजीब था। क्या ऐसा करना स्पष्ट नहीं होगा? हालांकि किसी ने भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया।
केल ने दोनों हाथ झील की ओर बढ़ाए। फिर उसने अपना सिर घुमाया। उसने चौक में जलते हुए लकड़ी के खंभे को देखा और फिर भौहें सिकोड़ने लगा। उद्धरण चिन्ह ... यह मेरी अपेक्षा से अधिक उज्ज्वल है। जलता हुआ लकड़ी का खंभा उसकी अपेक्षा से अधिक ऊंचा और चमकीला था। एक छोटा सा वज्रपात प्लाजा से दिखाई नहीं दे सकता। ओह अच्छा। केल ने पहले से तय की गई शक्ति से थोड़ी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बस इतना कि वह बेहोश न हो जाए, तो चोई हान मुझे सेक्का एस्टेट तक ले जाएगा। केल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसने विनाश की आग को अपने हाथों की नोक पर इकट्ठा कर लिया। अंततः आप इसे नष्ट कर रहे हैं। केल ने सुपर रॉक की आवाज सुनी। चोई हान ने उसी क्षण अपना सिर उठाया। रोम्बल। रात्रि का आकाश गड़गड़ाने लगा। वे इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे क्योंकि झील के किनारे का ये क्षेत्र पूरी तरह शांत था। उद्धरण चिन्ह ... क्या वह है? रोजलिन ने चोई हान की तरह अपना सिर ऊपर उठाया। ऐसा लगा जैसे रात का आसमान रो रहा हो। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि चोई हान कैल की पीठ की ओर बढ़ रहा है। छोटी रोजलिन, एक औषधि निकालो। तभी उसने राउन को अपने मन में बोलते सुना। मैं एक ढाल बनाऊंगा। उसने ये भी देखा कि ऑन ने समूह को घेरने के लिए कोहरा भी बनाया था। यह उसी क्षण हुआ। रोम्बल। इस बार गड़गड़ाहट और भी तेज थी। दूर स्थित मंदिर के पुजारी और सैनिक आकाश की ओर देखने के लिए बाहर आए। जल्द ही समूह ने एक धीमी आवाज सुनी। यह उन कुछ मौकों में से एक था जब राउन ने अदृश्य रहते हुए बात की थी। यह आ रहा है, आ रहा। समूह की निगाहें आकाश की ओर उठीं और फिर नीचे कैल की ओर चली गईं। यह उसी क्षण हुआ। आह! उनके सामने एक लाल बत्ती चमक उठी। गुलाबी सुनहरी रोशनी ने उन्हें एक क्षण के लिए अंधा कर दिया। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे आसमान लाल हो गया हो। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। बांग! वज्र! ये शब्द हर किसी के दिमाग में बैठ गया। रोजलिन ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि वापस पाली। अंधेपन की वह छोटी अवधि ऐसा लग रहा था मानो हमेशा के लिए चली गई हो। तभी उसे आकाश की ओर बढ़ता हुआ एक स्तंभ दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह ... हे भगवान! जहां लाल वज्र गिरा था वहां से आग का एक स्तंभ ऊपर की ओर उठ रहा था। रोजलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सांस नहीं ले पा रही थी। अभी अभी केल से एक विशाल प्राकृतिक शक्ति निकलकर बाहर आई थी। हाँ, युवा मास्टर केल। फिर उसने एक ऐसी चीख निकाली जो लगभग चीख थी। रोजलिन। चोई हान ने शांतिपूर्वक उसका नाम पुकारा और फिर लड़खड़ाते हुए कैले को आसानी से उठा लिया। बोलना शुरू करते हुए उसने हैरान रोजलिन और वेल्स की ओर देखा। काय करते? चोई हान के पीछे से एक कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज ने उत्तर दिया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? हर कोई केल के थके हुए चेहरे को देख सकता था। फिर भी वह बोलता रहा। योजना का पालन करें। उसके जवाब से रोजलिन और वेल्स को होश आ गया। मैं समझता हूँ, चोई हान ने जवाब दिया और फिर सेक्का एस्टेट की ओर बढ़ गया, कैल को अपनी पीठ पर बिठाकर। राउन, ऑन और हॉन्ग उसके पीछे पीछे चले। समूह के बाकी लोग भी आगे बढ़ने से पहले उन्हें कुछ देर तक देखते रहे। केल बागो शहर की ओर जा रहा था जो अब बिना किसी संगीत या हंसी के पूरी तरह से शांत था। लाल बिजली ने राजधानी को सन्नाटे से भर दिया था। उस समय केल के मन में यही विचार आ रहा था। मुझे भूख लगी है। इसके अलावा वह बिल्कुल ठीक था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद चल फिर सकता है। हालांकि ये रुकने का समय नहीं था क्योंकि वह भूखा था। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो राउन, ऑन और हॉन्ग उनके पास पहुंचे। तुम क्या कर रहे हो? तुम जल्दी क्यों नहीं चल रहे हो? वे केल की कमजोर आवाज पर नाराज नहीं हुए, इससे पहले कि राउन ने अपने स्थानिक आयाम से कुछ निकाला और उसे सौंप दिया। तीनों बच्चों ने 10 सेब पाई स्लाइस खरीदने के लिए अपने पैसे जमा किए थे। मानव, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुमने कहा था कि पिछली बार आंख खुलते ही तुम्हें भूख लगी थी। केल ने अपना मुंह खोला और राउन ने उसे सेब पाई का एक टुकड़ा खिलाया। बेशक वह अभी भी चोई हान की पीठ पर था। केल ने सेब पाई खाते हुए धीरे धीरे चौंकते हुए प्लाजा में प्रवेश किया। चोई हान ऐसा लग रहा था मानो वह किसी समतल मैदान में दौड़ रहा हो, जबकि वह केल को अपनी पीठ पर लादकर छतों पर कूद रहा था। ये गाड़ी से अधिक आरामदायक है। केल चोई हान की अत्यधिक स्थिरता की प्रशंसा कर रहा था, जबकि वह सेब पाई का आनंद ले रहा था, जो हर बार मुंह खोलने पर उसके मुंह में डाली जाती थी। सेब की खुशबू और बनावट के साथ साथ मिठास। केल ने सेब पाई का एक टुकड़ा खत्म करने के बाद अपने होंठ चाटे और अधिक आराम महसूस किया। काफी बेहतर। विनाश की आग के साथ एकमात्र समस्या ये थी कि इसके बाद अत्यधिक भूख उत्पन्न हुई।
लेकिन इस बार का अनुभव 10 फिंगर माउंटेन्स की तुलना में काफी बेहतर था, क्योंकि मुझे खून की खांसी नहीं हुई थी। वह अपना विचार पूरा नहीं कर सका। खांसी। केल खांसने लगा और खून चोई हान के कपड़ों में घुस गया। धत्तेरी की। केल को यह देखकर कुछ एहसास हुआ कि वह खून की खांसी कर रहा है। जब हृदय की जीवन शक्ति तीव्र गति से कार्य करती है तो हमेशा रक्त प्रवाहित होता है। यह मामला तब भी था जब वह प्लाजा टेरा घटना, 10 फिंगर माउंटेन घटना या साम्राज्य में हाल ही की घटना थी जब उसने फिर से ढाल का इस्तेमाल किया था। जब भी वह काफी मात्रा में ताकत का इस्तेमाल करता था तो हृदय की जीवन शक्ति उसके स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए तुरंत काम करना शुरू कर देती थी। इससे उसे हमेशा एक खूनी खांसी आती थी, लेकिन मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इससे उसे हमेशा अच्छा महसूस होता था। केल को राहत मिली कि सेब पाई खाते समय खून की खांसी जैसी कोई भयानक घटना नहीं हुई और उसने राउंड की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुछ नहीं, मानव। केल को सेब पाई का एक टुकड़ा धूल के रूप में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वह ऑन और हॉर्न के शरीर से जहरीला कोहरा भी निकलता हुआ देख सकता था। चोई हान की पीठ थपथपाते हुए उसे ये सब कुछ अजीब लगा। क्या उसे कम से कम अपने ऊपर लगे खून के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्षमा मांगना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह कोई समस्या नहीं थी, चोई हान ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। इससे केल को लगा कि चोई हान इस बात से नाराज है कि उसकी पीठ पर खून लगा है, लेकिन उसने खुद को शांत कर लिया है। यदि ऐसा उसके साथ हुआ होता तो वह भी क्रोधित हो जाता। केल नाराज चोई हान से दूर जाना चाहता था। उसने अपना पेट सेब पाई से भर लिया था, इसलिए अब वह शायद खुद चल सकता था। अब मैं उतर सकता हूँ। जब तुम मुझे नीचे उतार दोगे तो चलो फिर से चलना शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक समस्या नहीं है। एक समस्या नहीं है। केल को चोई हान का जवाब अजीब लगा। चोई हान ने तुरंत अपनी बात जोड़ दी। यह मेरी पीठ पर झाड़ू रखकर चलने जैसा है। तुम घास के ढेर से भी हल्के हो। इसके अलावा मैं तुमसे ज्यादा कुशलता से और चुपके से चल सकता हूँ, केल ने। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या उसने मेरी तुलना झाड़ू और घास के ढेर से की? केल को पता था कि चोई हान ईमानदारी से बोल रहा था, लेकिन वह परेशान होने से खुद को नहीं रोक सका। राउन ने उसी समय उसकी ओर से पाई का एक और टुकड़ा बढ़ाया और बोलना शुरू कर दिया। चोई हान की बात सुनो, कमजोर इंसान। लेकिन जब केल ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो राउन ने सेब की पाई उसके मुंह में ठूंस दी। केल ने आश्चर्य से राउन की ओर देखा, लेकिन ब्लैक ड्रैगन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक थी। मानव, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस बार हमारी इच्छा सुनो। हमारी इच्छा से उसका क्या मतलब है? केल हैरान रह गया। हालांकि उसने वह नहीं कहा जो वह मूल रूप से कहने वाला था। उसने जो कहने की योजना बनाई थी वह इस इच्छा से अलग नहीं थी जिसके बारे में राउन बात कर रहा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इससे मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। जब वे पहाड़ी पर श्वेत ड्यूक एस्टेट की ओर जा रहे थे तो उन्हें गोद में उठाकर सेब की पाई खिलाना और खिलाना बहुत आरामदायक था। हालांकि उनके नीचे की सड़कें पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रही थीं। केल ने नीचे सड़कों की ओर देखा। रात का समय होने के बावजूद सड़कें व्यस्त थीं। लकड़ी का खंभा अभी भी जल रहा था, लेकिन न तो हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही संगीत की। सभी एक ही दिशा में देख रहे थे। वे सभी किंवदंतियों की झील की ओर देख रहे थे। वे झील को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वे आग के ऊंचे खंभे को देख पा रहे थे जो आसमान की ओर बढ़ रहा था। वहां झील पर आग का एक स्तंभ है। वीआईपी कमरे में भोजन का आनंद ले रहे एक रईस हैरान होकर छत पर चले गए। वह अब लकड़ी के खंभे पर ध्यान नहीं दे सका। आग का वह विशाल स्तंभ जो इस तरह दिख रहा था मानो इस चौक को आसानी से नष्ट कर देगा, उसे बुरी तरह डरा रहा था। उसे वह लाल बिजली का झटका याद आया जो अभी अभी झील पर उतरा था। यह ऐसा था मानो उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ईश्वर, ऐसा लग रहा था जैसे ये भगवान का क्रोध है। रईस का हाथ कांपने लगा। भगवान ने जो झील शुरू से छोड़ी थी वह क्यों जलेगी? हालांकि वह अपने विचार पूरे नहीं कर सके। आग। उसने छत के नीचे देखा। जो लोग इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध थे वे अंततः प्रतिक्रिया करने लगे। कुछ लोग भाग रहे थे और कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे। वह देख सकता था कि लोग कई अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया कर रहे थे। अगर चौक पर अराजकता फैल गई तो लोगों को चोट लग सकती है। हालांकि रईस चिंतित नहीं था। वह भाप उठते देख सकता था। लकड़ी के खंभे पर लगी आग बुझा दी गई। आग बुझने की आवाज सुनकर लोगों ने हिलना बंद कर दिया।
जादूगरों ने लकड़ी के खंभे पर पानी डाला था, जिससे केवल जला हुआ लकड़ी का खंभा ही रह गया था। उसी समय एक तेज आवाज, जो जादू से बढ़कर थी, पूरे चौक में गूंज उठी। आग बुझाई जा सकती है। रईस ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसने दिन में पहले ही कुछ जानकारी सुनी थी। ड्यूक सेक्का प्लाजा में लकड़ी के खंभे को देखने जा रहा था। सेक्का डची के वर्तमान ड्यूक। वह छत पर खड़े होकर प्लाजा में मौजूद भीड़ से बात कर रहे थे। नागरिक आखिरकार ड्यूक को देख पाए। वर्तमान ड्यूक रॉक सेक्का को लोग अब भी संरक्षक नाइट के नाम से जानते थे। रॉक ने दृढ़ भाव से बोलना शुरू किया। ये पेरुन साम्राज्य है। आग हमारे पेरुन साम्राज्य को नहीं हरा सकती। पेरुन साम्राज्य महाद्वीप के सबसे ठंडे भाग में स्थित था। इस तथ्य का वास्तव में आग बुझाने से कोई खास लेना देना नहीं था। वास्तव में यह तथ्य कि यह सूखा था, आग लगने के लिए अधिक संवेदनशील था। हालांकि गार्जियन नाइट की बात सुनने के बाद लोग शांत होने लगे। आग पानी से नहीं जीत सकती। ड्यूक रॉक ने लकड़ी के खंभे की ओर इशारा किया। सब लोग शूरवीरों की बात सुनो। आग जल्द ही बुझ जाएगी। चौक पर तैनात सैनिक और शूरवीर, साथ ही सेक्का एस्टेट के शूरवीर जिन्हें ड्यूक रॉक अपने साथ लेकर आए थे, जल्दी से चौक में पहुंचे और अराजकता को शांत किया। जब वे लोग प्लाजा से आगे बढ़ रहे थे तो ये सब देखते हुए केल ने बोलना शुरू कर दिया। मुझे राहत महसूस हो रही है। वह सचमुच यही कहना चाहता था। वह भी थोड़ा हैरान था। मुझे नहीं पता था कि वर्तमान ड्यूक प्लाजा में आएंगे। वह जानता था कि चौक में भीड़ को शांत करने के लिए कोई महानुभाव अवश्य होंगे। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह ड्यूक स्वयं होंगे। इससे ये काफी दिलचस्प हो जाता है। राउंड, जो लगभग जुनूनी ढंग से केल को देख रहा था, पूछने लगा, मानव, तुम फिर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? राउंड की टिप्पणी सुनकर चोई हांझेप गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कल्पना कर सकता था कि राउंड के सवाल को सुनकर केल कैसे मुस्कुरा रहा होगा। लेकिन केल ने उस प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया। ड्यूक की घोषणा के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने भीड़ के सामने यह बात ऐसे कही थी जैसे ये सच हो। आग जल्द ही बुझा दी जाएगी। जल्द ही। ड्यूक बकवास बोल रहा था। आग का खंभा बुझने वाला नहीं है, चाहे वे कुछ भी करें। वे कुछ दिनों के बाद ही साम्राज्य की कीमिया के बारे में सोचेंगे। उन्हें आग के खंभे के बारे में पता होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल साम्राज्य ने मेपल कैसल पर किया था, क्योंकि वे एक गठबंधन में हैं। अंततः ड्यूक लोगों से किया अपना वादा पूरा नहीं कर सकेगा। केल को इस अप्रत्याशित स्थिति पर संतोष हुआ, क्योंकि वह सेक्का एस्टेट को नहीं, बल्कि कहीं और देख रहा था। पेरुन महल। वर्तमान में संरक्षक नाइट क्लोपे यहीं पर स्थित था। वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसकी नजर महल पर थी। ड्यूक रॉक भी महल की ओर देख रहा था। उनके पुत्र क्लोपे सेक्का। उसे विश्वास था कि उसका बेटा अपने लोगों के साथ झील की ओर जाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि उसका बेटा इस समस्या का समाधान कर देगा। महल के मुख्य द्वार ऐसे खुले मानो वह ड्यूक के विश्वास का प्रत्युत्तर दे रहे हों। चीख। जैसे ही महल के अंदर से घोड़े पर सवार शूरवीरों का आगमन हुआ, बड़ा द्वार खुल गया। सामने एक शूरवीर सफेद झंडा थामे खड़ा था और उसके पीछे संरक्षक शूरवीर क्लोपे था। चल दर। क्लोपे ने परमेश्वर के आंसुओं की झील की ओर तेजी से बढ़ने से पहले संक्षिप्त आदेश दिया। वह महल में कामकाज निपटा रहा था, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेकर चमकते हुए रोशनी से जगमगाते चौक की ओर देखने लगा। लेकिन अचानक एक लाल बिजली जमीन पर गिरी और झील जलने लगी। ये क्लोपे के लिए अच्छा नहीं था, जो वसंत आते ही दक्षिण की ओर जाने की योजना बना रहा था। यद्यपि वह ऊपर से शांत दिख रहा था, फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या हो रहा था? वह अपने सफेद बालों को हवा में लहराते हुए देख सकता था। इससे उसे उस दिन की घटनाएं और भी याद आ गईं। वह सफेद बालों वाला पादरी था जिससे उसकी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। पुजारी के कहे शब्द उसके दिमाग पर हावी हो रहे थे। जादुई पुजारी हवा में गायब हो गया था। उसे जो पहचान पत्र दिया गया था, वह नकली निकला। पुजारी ने निम्नलिखित बातें कही थीं। मैं प्रार्थना करता हूं कि झील जल्द ही भर जाए। पादरी की बातें सुनते हुए क्लोपे को कुछ ख्याल आया। उसकी निगाहें निश्चय से भरी हुई लग रही थीं। हालांकि पादरी ने कहा कि वह इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें पूरी तरह से निश्चिंत थीं। क्लोपे को पादरी द्वारा कही गई सारी बातें याद थीं। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मानवीय लालच के कारण पूज्य भगवान ने अपना उपहार मनुष्यों को दे दिया और चले गए। उन्होंने कभी कोई क्रोध नहीं दिखाया। क्लोपे के हाथ जो लगाम पकड़े हुए थे, फड़क उठे। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसे अपना घोड़ा रोकना था। वाह वाह! हालांकि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। घोड़ा अपने आप रुक गया।
वह बस वहीं खड़ा रहा और आगे नहीं बढ़ सका। क्लोपेह चुपचाप अपने सामने की स्थिति को देख रहा था। क्लोपेह अपने सामने मौजूद झील के दृश्य के बारे में कुछ नहीं कह सका। विशेष रूप से वह केवल झील को भरते हुए अग्नि के स्तंभ को ही देख पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? आग का खंभा झील से आगे नहीं बढ़ा और बस आसमान की ओर बढ़ता रहा। ये देखकर उसे एक शब्द याद आया, गुस्सा। क्लोपेह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके साथ आए जादूगरों ने जल्द ही उसे पकड़ लिया। कैप्टन निम, क्लोपेह ने गंभीर भाव से आदेश दिया। सभी इकाइयां आग बुझाने पर ध्यान केंद्रित करें। शूरवीरों, आसपास के पेड़ों को काटें और बड़ी मात्रा में मिट्टी ले आएं। जादूगरों, अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू करें। जी श्रीमान। महल से आए लोग जल्दी से चलने लगे। वे आग को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, भले ही उस तक पहुंचना मुश्किल हो। क्लोपेह ने कुछ देर तक आग के खंभे की ओर देखा, फिर अपना सिर पूर्वी जंगल की ओर घुमाया। ये वही जंगल था जहां सफेद बालों वाला पादरी गायब हो गया था। क्लोपेह ने जंगल की ओर बहुत देर तक देखा, जैसे वह कोई मूर्ति हो। हालांकि केल, जिसने सफेद बालों वाले पादरी होने का नाटक किया था, ने सुस्ती दिखाना बंद कर दिया और चोई हान की पीठ से उतर गया। फिर उसने थोड़ा खिंचाव शुरू किया और फिर आहें भरते हुए अपने ऊपर केंद्रित क्रूर निगाहों का जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं दुश्मनों को जहर से घेरने जा रहा हूं। मैं उनकी निगाहों को कोहरे से ढक दूंगा। केल ने उनकी सभी टिप्पणियों पर अपना सिर हिलाया और फिर सेक्का एस्टेट की सफेद इमारत की ओर देखने लगा। सफेद इमारत अंधेरी नहीं थी। पूरे भवन में रोशनी जल रही थी। लेकिन यह अच्छा था, अंधेरे में कुछ ढूंढना कठिन होगा। राउंड, यह क्या है? मानव, चालू करो और हॉर्न अदृश्य हो जाओ। ठीक है। राउंड ऑन और हॉर्न तुरंत गायब हो गए। केल ने एक मुखौटा निकाला। चोई हान ने भी अपना मुखौटा पहन लिया और फिर आह भरते हुए केल को सुझाव दिया। केल निम, यह क्या है? क्यों न हम अगली बार के लिए बेहतर पोशाक बनाएं? आपका मतलब आम यूनिफॉर्म है? हाँ केल निम, लेकिन मैं नहीं चाहता। चोई हान केल की प्रतिक्रिया से चौंक गया। केल एक खलनायक की तरह मुस्कुरा रहा था। चोई हान, हाँ केल निम, इसके बारे में आम के दृष्टिकोण से सोचें। क्या आपको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आएगा जो वर्दी का एक घिसा पिटा संस्करण पहने हुए हैं, जिसे लोग स्पष्ट रूप से पहचान लेंगे कि यह असली चीज नहीं है, बजाय उन लोगों के जो एक आदर्श वर्दी पहनकर खिलवाड़ कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... अच्छा ऐसा है। केल जानबूझकर पोशाकों को जर्जर छोड़ रहा था। इससे आम का और भी अधिक चिढ़ना स्वाभाविक था। चोई हान कुछ सेकंड तक चुप रहे और फिर अपनी बात आगे बढ़ाए। मैं आपकी गहन विचार प्रक्रिया से आश्चर्यचकित हूं। ये कुछ भी नहीं है। केल ने सहजता से चोई हान की टिप्पणी का जवाब दिया और अपने हाथों की ओर देखा। स्वूश, हवा एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थी। केल ने नीचे जाने के लिए हवा की आवाज का इस्तेमाल किया। केल, जो सेक्का एस्टेट की मुख्य इमारत के ऊपर था, एक अजीब दिशा की ओर चला गया। उद्धरण चिन्ह ... केल निम, तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? चोई हान ने भ्रमित भाव से उसका पीछा किया। वे प्रकाशित क्षेत्र से दूर जा रहे थे। केल एस्टेट के कोने की ओर जा रहा था, वह मूल इमारत जिसने प्रथम ड्यूक को एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाना जाने दिया। एक छोटा सा परित्यक्त मैदान, यही वह था जो केल देख सकता था। वह महसूस कर रहा था कि हवा उस मैदान की ओर आ रही है और वह मुखौटे के नीचे से मुस्कुराने लगा। मानव, तुम अभी मुस्कुरा रहे हो, है ना? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। ये रोमांचक है। राउंड ने केल की भूत जैसी मुस्कान का सटीक अनुमान लगाया। केल ने दिव्य वस्तु खोजने के लिए हल्के कदमों से चलना शुरू किया। बेशक, उनके पास एक सवाल था। यदि ईश्वर के आंसुओं की कथा का मुख्य पात्र कोई प्राचीन शक्ति वाला मानव होता, तो वह दिव्य वस्तु क्या होती? उसी समय सुपर रॉक ने आवाज लगाई। क्या आप अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं? केल ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अचानक उसे ठंड लगने लगी। हालांकि मैदान पर उतरते ही सुपर रॉक की आवाज गायब हो गई। क्या ये कोई मैदान नहीं है? ये सही जगह है। केल ने अदृश्य हॉर्न के प्रश्न का उत्तर एस्टेट के सबसे शांत स्थान पर पहुंचते ही दिया। कोई जादुई उपकरण नहीं है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि राउंड ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था। सेक्का का संरक्षक नाइट परिवार। केल ने स्वाभाविक रूप से घर के बारे में सारी जानकारी एकत्र कर ली थी। इसीलिए उसे इस जगह के बारे में पता था। वह तुरंत बता सकता था कि यह वही क्षेत्र है जिसके बारे में उसने सीखा था। वह व्यक्ति जो सेक्का परिवार का पहला ड्यूक और साथ ही पहला संरक्षक नाइट था। उस व्यक्ति ने सामने एक बगीचा, पीछे एक बगीचा और कोने में एक छोटा सा मैदान बनाया था।
बुढ़ापे में उन्होंने खुद ही खेत की देखभाल की। उन्होंने तरह तरह की सब्जियां उगाई, उन्हें खाद दी, पानी दिया और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कीड़ों को दूर भगाया। जिस तरह से वह छोटे से मैदान की देखभाल करता था वह इतना सरल और विनम्र लगता था कि वह उस आदमी के आचरण का वर्णन करने का एक और तरीका बन गया। यही कारण है कि परिवार ने उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इस खेत का उपयोग किया। हालांकि जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, इस मैदान का व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कम होती गई और अंत में यह अब इतिहास का एक हिस्सा मात्र बनकर रह गया, जिसे साफ सुथरा बनाए रखने के लिए रखा गया, लेकिन किसी अन्य कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया। लेकिन ये तथ्य कि उन्होंने इतिहास के लिए इस बेकार मैदान को अपने पास रखा और इतने लंबे समय तक इसका रखरखाव किया, फिर भी एक सराहनीय कार्य था। यह अच्छा है। यही कारण था कि केल मैदान में घूमे और इसकी अच्छी स्थिति पर टिप्पणी की। मानव, क्या हम खुदाई कर रहे हैं? उसने राउंड के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। स्वूश। इसके बजाय उन्होंने पवन की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया। केल ने चारों ओर देखा। वह पीछे के बगीचे को देख सकता था, साथ ही एस्टेट की इमारतें भी, जो कि अस्त व्यस्त प्लाजा के विपरीत चमकदार रोशनी से जगमगा रही थीं, लेकिन शांत थीं। बेशक अंदर के लोग शायद सो नहीं पाए होंगे। वह मैदान भी देख सकता था। अंततः उसे खेत के बगल में एक छोटा सा शेड दिखाई दिया। यह एक छोटा और पुराना शेड था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यही होना चाहिए। केल मुस्कुराने लगा। वह जल्दी से शेड की ओर बढ़ा। शेड इतना छोटा था कि केल को अंदर जाने के लिए झुकना पड़ा। चोई हान ने देखा कि केल ने खेत में पहरा देने के लिए खड़े होने से पहले शेड की ओर देखा। टैप टैप। चोई हान ने अपने जूते पर कुछ थपथपाने की आवाज सुनी, लेकिन नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। म्याऊ। तभी उसे ऑन की म्याऊ सुनाई दी। धीरे धीरे मैदान के आसपास का क्षेत्र कोहरे से ढकने लगा। चोई हान ने इस अदृश्य और विश्वसनीय सहयोगी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और ओन उसकी बाह पर चढ़कर उसके कंधे पर बैठ गई। केल ने अंधेरे और धुंधले वातावरण पर कोई ध्यान नहीं दिया और शेड के सामने खड़ा होकर नीचे झुक गया। उसने एक जंग लगा हुआ दरवाजा देखा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचने की कोशिश की। चीख चीख। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था कि यह इतना जंग खा गया है कि इसे हिलाना संभव नहीं है। हाँ, म्याऊ। उसने राउंड की आह और हॉर्न की अविश्वास भरी म्याऊ सुनी। केल ने इसे अनदेखा किया और दरवाजा छोड़ दिया। राउंड समझ गया, हमारा कमजोर इंसान। मुझे इस पर जादू करने की भी जरूरत नहीं है। मेरा अगला पंजा ही काफी है। केल राउंड की टिप्पणी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। तुम अपने छोटे पंजों से दरवाजा खोल सकते हो। जाहिर है वह ऐसा कर सकता था। दरवाजे पर राउंड के पंजे के आकार के 2 निशान थे, क्योंकि वह आसानी से खुल गया था। नहीं, वह टूट गया। केल ने मुश्किल से लटके दरवाजे को देखा और बोलना शुरू किया। चलो उन छापों को मिटा दें। ठीक है। ट्रैक ट्रैक धमाका। राउंड ने दरवाजा पकड़ लिया और उसे कुछ और बार लात मारी। अंत में निशान गायब हो गए और उसकी जगह एक बड़ा छेद बन गया। लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि यह ड्रैगन का पंजा था। ऐसा लग रहा था कि दरवाजा तोड़ने के लिए मैना ओब का इस्तेमाल किया गया था। मैं इसे जहर देकर पिघला सकता था। केल ने हॉर्न की उदास आवाज को नजरअंदाज कर दिया। फिर वह दोनों बच्चों को छोड़कर शेड में घुस गया। वह यहां सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। राउंड प्रकाश। शेड को रोशन करने के लिए एक छोटा सा प्रकाश गोलाकार प्रकाश प्रकट हुआ। केल का चेहरा अजीब हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खेती के औजार। वह केवल खेती के औजार ही देख सकता था। वहां एक फावड़ा था जो बिल्कुल नया लग रहा था, एक कुदाल जो कुछ साल पुरानी लग रही थी, और एक पुरानी कुदाल। इसके अलावा कई अन्य विविध उपकरण भी थे। केल ने कुदाल उठा ली। उसके जादुई थैले में भी एक कुदाल थी। यद्यपि वह चाहता था कि यह पुरानी कुदाल दिव्य वस्तु हो, दुर्भाग्य से हवा ने कोने की ओर इशारा किया। केल ने उस कोने की ओर देखा जो विविध वस्तुओं से भरा हुआ था। हाँ, उसने सामान हटाने के लिए नीचे झुकने से पहले आह भरी। हालांकि सामान को एक तरफ करते हुए वह भद्दा लग रहा था, लेकिन केल का ध्यान काम पर था। हालांकि उन्होंने भौहें सिकुड़ी और बोलना शुरू कर दिया। भुगतान करने का समय आ गया है। म्याऊ। हॉर्न मदद के लिए आया। मानव, चलो इसे हवा से उड़ा दें। ओह, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या शेड भी उड़ जाएगा? राउंड जोर से बोल रहा था क्योंकि वे उस समय शेड के अंदर थे। हाँ, मैं करूंगा। मैं समझ गया, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। अजीब? केल ने राउंड की ओर देखते हुए एक तांबे की प्लेट एक तरफ फेंक दी। राउंड को पिछली बार जो अनुभूति हुई थी उसके आधार पर उसने दिव्य वस्तुओं को देखा था। अजीब क्या है?
रावण ने खुशी से केल के प्रश्न का उत्तर दिया। क्रोध, विनाश, उद्धरण डॉट डॉट डॉट, क्या एक शिकायत, उद्धरण डॉट डॉट डॉट, कोई दुश्मनी, ये वो चीजें हैं जिन्हें मैं महसूस कर सकता हूँ। खनक, केल के हाथ में एक छोटा सा चिमटा जमीन पर गिर गया। उसने वह चीज ढूंढ ली थी जिसे उस समय हवा की आवाज छू रही थी। रावण की आवाज भी जारी रही। हाँ, यही वह चीज है। मुझे इससे सर्दी जैसी ठंडी नाराजगी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ का बदला लिया गया हो। ओह, यह तो बढ़िया नाम है। बर्फ का बदला, यह मुझे पागल कर देता है। केल ने उस वस्तु की ओर देखा जिसे रावण स्नो रिवेंज कह रहा था। यह एक पानी का डिब्बा था। यह एक सामान्य नीले पानी के डिब्बे जैसा दिखता था। इसकी उम्र के कारण इसका डिजाइन पुराना हो गया था। केल ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। ये ईश्वर के आंसू नहीं लग रहे थे। क्रोध और द्वेष, ये ईश्वर के आंसुओं से अधिक ईश्वर के क्रोध जैसा लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, केल ने अपने चेहरे से हाथ नीचे कर लिए। पूरी किंवदंती के सत्य होने का कोई कारण नहीं था। शायद। केल ने रावण की ओर देखा जिसने अपनी गोल आंखें कुछ बार झपकाईं और फिर आह कहा, मानो उसे पता चल गया हो कि केल क्या सोच रहा था। मानव, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए खतरनाक है। ये हम पर गुस्सा नहीं कर रहा है। रावण की टिप्पणी सुनने के बाद केल ने तुरंत पानी का डिब्बा उठा लिया। फिर उसने उसका पूरा निरीक्षण किया। बाहर, नीचे, ऊपर कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। उसे कोई लिखावट नजर नहीं आई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं गलत था? केल को मौत के देवता की किताब याद आ गई। उसे उम्मीद थी कि इस पानी के डिब्बे पर भी कुछ लिखा होगा। बेशक सूर्य देवता की दिव्य वस्तु जैसी दिव्य वस्तुएं थीं जिनमें से केल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्लिक करें। केल ने निराशा से पानी के डिब्बे का ढक्कन खोला। उसके अंदर भी कुछ नहीं था। यहाँ कुछ भी नहीं है। ढक्कन बंद करने से पहले उसने आह भरी। आह। फिर उसने उसे खोला और ढक्कन उलट दिया। हाँ हाँ हाँ, केल हंसने लगा। ढक्कन के नीचे एक बहुत ही हल्की सी लाइन थी। ये लगभग एक लेस पैटर्न वाली सजावट लग रही थी। केल ने शब्दों की ओर इशारा किया और रावण से एक प्रश्न पूछा। क्या आप इसे जादू से बड़ा कर सकते हैं? बेशक मैं ये कर सकता हूँ। मैं महान और शक्तिशाली हूँ। रावण ने ढक्कन पर लिखे शब्दों को देखा और बोलना शुरू किया। वे शब्द हैं, इसे पढ़ें। केल ने तुरंत रावण को आदेश दिया जिसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। एक ही बात बार बार दोहराई जाती है। ऐसा लगता है कि यह कम से कम 100 बार यहाँ आ चुकी है। केल को उस छोटे से पाठ की विषय वस्तु के बारे में जिज्ञासा थी जो एक पैटर्न के आकार में छिपा हुआ था। रावण की आवाज छोटे से शेड के अंदर गूंज उठी। जीवन बिना किसी चीज के खत्म हो जाता है। पानी अंततः बह जाएगा, भले ही आप बांध बना लें। मैंने जमी हुई जमीन के लिए एक नदी बनाई थी, लेकिन आप सभी ने इसे बहने से रोक दिया। केल को शुरू से ही यह एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ईश्वर के आंसुओं की किंवदंती में वर्णित झील वास्तव में झील नहीं थी। यह एक नदी थी। रावण ने पढ़ना जारी रखा। तुम लोगों के लिए केवल एक ही निष्कर्ष है, जिन्होंने अपने लालच को पूरा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे को भगा दिया। अनमोल बच्चा। किंवदंती कहती है कि भगवान ने एक संरक्षक शूरवीर को पीछे छोड़ दिया है। अंतिम कथन रावण के मुंह से निकला। सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे नदी का बहाव होता है। रावण ने पढ़ना समाप्त किया और केल की ओर देखने लगा। रावण, तुम किस तरह के अक्षर देख रहे हो? यह एक रूनिक भाषा है। वास्तव में रावण ने रूनिक भाषा पढ़ी थी जो मौत के देवता की किताब में देखी गई भाषा से मिलती जुलती थी। ये तथ्य कि यह कोई जादुई वस्तु नहीं थी, भले ही इस पर रूनिक भाषा लिखी हुई थी, इस बात की संभावना थी कि इस पानी के डिब्बे पर सच्चाई लिखी हुई थी। बेशक ये भगवान के दृष्टिकोण से सत्य था। केल ने एक एक करके सारी जानकारी पर विचार किया। भगवान ने मूल रूप से बर्फ से जमे उत्तरी क्षेत्र के लिए एक नदी बनाई थी। लेकिन अतीत में इस भूमि पर रहने वाले लोगों ने नदी को झील में बदल दिया ताकि वे अपने लिए पानी इकट्ठा कर सकें। इससे देवता क्रोधित हो गए और इस दिव्य वस्तु को छोड़ गए। इसके अलावा लोगों ने झील बनाने से पहले ही भगवान के अनमोल बच्चे को भगा दिया। यदि ये कथन सत्य थे, तो इसका अर्थ ये था कि वर्तमान किंवदंती ने बहुत सारी जानकारी बदल दी थी। संरक्षक शूरवीर वह व्यक्ति नहीं है जिसे भगवान ने चुना हो। संरक्षक शूरवीर, जिसे पेरुन साम्राज्य के नागरिक और यहाँ तक कि स्वयं क्लोपेह भी भगवान द्वारा चुना हुआ मानते थे, का इतिहास पूरी तरह से अलग था। क्या वह अनमोल बच्चा विनाश की अग्नि का प्रतिद्वंद्वी है? उसे याद आया कि सुपर रॉक ने क्या कहा था। क्या आप अग्नि के शाश्वत प्रतिद्वंद्वी के निशानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं?
उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी जटिल चीजें एक साथ इकट्ठी हो गई हो। लेकिन केल ने जल्द ही इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अभी सब कुछ पता लगाने का कोई कारण नहीं था। ऐसा करने के लिए न तो ये सही समय था और न ही यह सही जगह थी। केल ने पानी के डिब्बे की ओर देखा। राउंड, चलो इसे अभी पैक कर देते हैं। ठीक है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। राउंड ने तुरंत पानी का डिब्बा अपने स्थानिक आयाम में रख दिया। फिर केल रेनकर शेड से बाहर आया तो उसने देखा कि उस क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था। केल ने अपना सिर उठाया और देखा कि चोई हान उसके पास आया है। उसने एक सवाल पूछा, क्या अब समय हो गया है? हाँ, केल ने, मुझे लगता है कि वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। केल ने ऑन और हॉर्न को आदेश दिया। आए शुरू करें। म्याऊ। मैदान के चारों ओर कोहरा फैलने लगा। कोहरा पूरी तरह से सफेद था। यह जहर से भरा हुआ था जो लोगों को दिशा का बोध खो देता था। इस जहरीले कोहरे ने कैल और उस मैदान को घेर लिया जिसमें वे थे। हालांकि कोहरे ने कैल को बिल्कुल भी नहीं छुआ। ये सिर्फ उसे बचाने के लिए उसे घेरे हुए था। मानव, क्या हम अब आम जा रहे हैं? क्या हम उनका सामान ले जा रहे हैं? अभी तक नहीं। राउंड के सवाल पर केल ने अपना सिर हिलाया। फिर चोई हान की आवाज सुनकर उसने अपना जवाब तय किया। लगता है वे आ गए हैं। चोई हान ने मुख्य द्वार की ओर देखा। उसे एक मजबूत उपस्थिति का एहसास हुआ जो दरवाजे के पास पहुंचते ही अपना परिचय दे रही थी। वे यहाँ हैं। क्या अब समय हो गया है? हाँ, चलो आम को नमस्ते कहते हैं। चोई हान केल की बात सुनकर चौंक गया। हालांकि केल ने राउंड को शांत भाव से उड़ान जादू का उपयोग करने के लिए कहा। जहरीले कोहरे से घिरा उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा। यह उसी क्षण हुआ। बांग बांग। सेक्का एस्टेट में जोरदार धमाके की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे पूरा इलाका शोरगुल से भर गया था। छत पर उतरने के बाद कई समझ गया कि क्या हो रहा है। हा 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 हा, कितना कमजोर। एक आदमी जिसने काला मुखौटा और गुप्त संगठन की जर्जर पोशाक पहन रखी थी, उस वाइवरन मूर्ति के अवशेषों पर पैर रखते हुए हंस रहा था, जिसे उसने अभी अभी नष्ट किया था। किलर वेल आर्ची ने अपने नंगे हाथों से उन बदसूरत मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। आर्ची को यह आदेश दिन में पहले ही केल ने दे दिया था। जैसा चाहो वैसा करो। आर्ची ने अपनी मुठ्ठियां उन शूरवीरों की ओर घुमाई जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। बांग। आखिरी वाइवन, जो गार्जियन नाइट का प्रतीक था, नष्ट हो गया। आर्ची लंबे समय में पहली बार अपनी मर्जी से कुछ भी करने में सक्षम था। वाह, ये वाइवरन है या मक्खी? कितना प्यारा है। अगर आप इन पर थपकी दे तो ये इतनी आसानी से टूट जाते हैं। आहा, आर्ची को पागलों की तरह व्यवहार करते देख केल संतुष्ट होकर मुस्कुराया। रोजलिन और पासेटन, जो दोनों एक ही तरह की घिसी पिटी पोशाक पहने हुए थे, आर्ची के पीछे खड़े थे। आश्चर्यजनक। केल ने शूरवीरों की ओर देखा और नर शेर ठंडी हवा का आनंद लेते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। नर शेर ने आम की वर्दी की जगह चमड़े का कवच पहन रखा था। वह चेहरे पर शिकन लिए चिल्लाने लगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी भयानक नकली पोशाक पहनने की? वे जरूर वही कमीने होंगे। केल को और भी अच्छा महसूस हुआ। रात की हवा बहुत ताज़ा है। अभी भी आधी रात थी, लेकिन ये दूसरों के लिए एक समस्या थी। इस रात, जब वे सो नहीं सके क्योंकि यह त्योहार का आखिरी दिन था, आग का चमकीला स्तंभ, जो पूरी रात जलाना चाहता था, ने ड्यूक एस्टेट के लोगों को जागते रखा। घर का मालिक और युवा मालिक दोनों ही सोने में असमर्थ थे, इसलिए बाकी लोग भी सो नहीं सके। क्या बेवकूफ है, पागल। ड्यूक एस्टेट के बूढ़े बटलर को इस पर विश्वास नहीं हुआ। शूरवीर और सैनिक उसके सामने से छिप रहे थे, लेकिन वह अभी भी नष्ट हो चुकी वाइवन मूर्तियों को देख सकता था। ये वाइवन मूर्तियां पीढ़ियों से सेक्का परिवार की शिखा रही थीं। चट चट, ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियां धूल में तब्दील हो रही थीं। ये सब एक ही व्यक्ति के कारण हुआ। एगू, जब मैं इस पर हाथ रखता हूं तो ये टूट जाता है। काले कपड़े पहने एक पागल व्यक्ति एक मूर्ति के टुकड़ों को कुचलते हुए हंस रहा था। वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आर्ची था। वाह, कितना मनोरंजक है। इस पर पैर रखना बहुत अच्छा लगता है। कदम कदम। हर बार जब आर्ची उन पर पैर रखती तो मूर्तियों के टुकड़े टूटते रहते। ऐसा करते हुए आर्ची को बहुत अच्छा लगता था। वह उनकी आंखों में देख सकता था कि वह उन्हें परेशान कर रहा था। आर्ची के लिए, जो पिछले कुछ सालों से वेल्किन शिकलर के आदेशों के कारण खुद को संभाल रहा था, यह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे आजाद कर दिया गया हो। मानव, वह किलर वेल बिल्कुल कमीनी दिखती है। कमाल है। केल ने राउंड की टिप्पणियों से सहमति जताई। आर्ची पूरी तरह से कमीने की तरह दिख रहा था। ड्यूक के शूरवीरों में से एक ने चिल्लाना शुरू कर दिया।
वह कप्तान तो नहीं लग रहे थे, लेकिन वह उपकप्तान हो सकते थे। तुम लोग कौन हो? क्या तुम आकाश और पृथ्वी का क्रोध भड़काने की कोशिश कर रहे हो? हम्फ। आर्ची ने उन पर नाक भान सिकोड़ी। फिर वह आत्मविश्वास से चिल्लाने लगा, हम गुप्त संगठन हैं। फिर वह हंसने लगा। नाइट गुस्से में होने के बावजूद कुछ नहीं कर सका। ड्यूक वापस आ रहा था जबकि गार्जियन नाइट क्लोपे और कैप्टन झील पर थे। उसने पहले ही दोनों को सूचित करने के लिए एक दूत भेज दिया था। उपकप्तान के रूप में उनके पास अभी अधिकार की शक्ति थी। हालांकि वह कोई कदम नहीं उठा सकते थे। ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि एक ही मुक्का से एक बड़ी वाइवन मूर्ति को नष्ट कर सकता था। इसके अलावा उसके मुक्कों में मान या आभा का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब था कि यह सिर्फ उसकी शारीरिक शक्ति थी। उसने इस व्यक्ति के पीछे खड़े दूसरे नकाबपोश व्यक्ति से भी मान की एक मजबूत आभा महसूस की। बेशक दूसरा व्यक्ति रोजलिन था, लेकिन उपकप्तान, जिसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था, वह अपनी जगह पर ही रह सकता था। फिर उसने बगल की ओर झांका। वहां एक आदमी था जिसके सुनहरे बाल शेर के अयाल जैसे दिख रहे थे। बाकी लोग उसे सिर्फ ड्यूक के मेहमान के तौर पर जानते थे, लेकिन वाइस कैप्टन को इस आदमी की असली पहचान पता थी। वह शेर राजा का दूसरा पुत्र था। उपकप्तान ने उस बलवान व्यक्ति की ओर देखा ताकि यह समझने की कोशिश कर सके कि क्या हो रहा है। उसने सुना कि शेर राजा का दूसरा बेटा तिरस्कार से बोलने लगा। उद्धरण चिन्ह ... वे अवश्य ही प्रसिद्ध पागल होंगे। क्या ये घुसपैठिए प्रसिद्ध हैं? उपकप्तान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। शेर राजा के दूसरे बेटे को उपकप्तान के विचारों का पता नहीं चला और वह चिल्लाने लगा, क्या तुम कमीनों को पता है कि तुम ये बकवास किससे कह रहे हो? एड्रिच नामक नर शेर आर्ची, रोजलिन और पासेटन की ओर गुस्से से चिल्लाया। हालांकि वह अंदर से खुश था। मुझे यहाँ उन प्रसिद्ध गुंडों को देखने की उम्मीद नहीं थी। वह जर्जर गुप्त संगठन वर्दी, जादुई भालाधारी और जादूगर को उनके हाथों कष्ट उठाना पड़ा था। वेल और जलपरी के बीच लड़ाई, 10 फिंगर माउंटेन में एल्फ विलेज पर हमला, इन कमीनों ने उन दोनों घटनाओं को बर्बाद कर दिया था। संगठन ने इन कमीनों की रिपोर्ट पहले ही अपलाइन को दे दी थी। इन कमीनों ने उन्हें तब और अधिक काम दे दिया जब आम पहले से ही साम्राज्य की साजिश की जांच में व्यस्त था। ये काफी सिरदर्द था। वे मजबूत हैं। शेर एड्रिच ने देखा कि दुश्मन कम से कम उसके बराबर ही शक्तिशाली थे, यदि अधिक शक्तिशाली नहीं थे, जैसा कि जादुई भालाधारी ने वर्णन किया था। हालांकि वह डर के मारे सिकुड़ नहीं सका। वह सिंह राजा के सिंहासन का भव्य और राजसी उत्तराधिकारी था। तुम कौन हो? अपनी असली पहचान बताओ। शेर इन दुर्जय शक्तियों वाले शत्रुओं के सामने आया था और उनसे उनकी असली पहचान पूछी थी। कैल ने उसी समय अपना हाथ उठाया। आर्ची ने कैल के हाव भाव को देखा और वैसा ही जवाब दिया जैसा कैल ने उसे करने का आदेश दिया था। अगर आप हमारी जगह होते तो क्या आप हमें बताते? कितना बेवकूफ भूरा झाड़ू सिर है। एड्रिच ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। केल ने खुशी से बोलना शुरू किया, चलो हम भी चलना शुरू करते हैं। केल का शरीर धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। जैसे ही एड्रिच ने बोलना शुरू किया, वह पलट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खूबसूरत सुनहरे बालों को देखकर उसे कचरा कहने की? क्या बात है? जब ये तुम्हारा घर भी नहीं है तो तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? तू एड्रिच आर्ची के प्रत्युत्तर पर कुछ नहीं कह सका, जबकि उपकप्तान झेप गया और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। केल ने आर्ची की तर्क करने की क्षमता की प्रशंसा की जब उसने चोई हान से बात करना शुरू किया। देखा आर्ची कैसे कर रहा है। अभिनय ऐसे ही किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... मैं वास्तव में ये सीखना नहीं चाहता। ये सच है। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। क्या ये सचमुच सिर्फ आर्ची है? चोई हान ने कैले की ओर ऐसी नजर से देखा, लेकिन कैले तेजी से आगे बढ़ रहा था। समूह ने पुष्टि की कि योजना का अगला चरण शुरू करने से पहले ही वह अदृश्य हो गया था। बहुत हो गई बातें, मेरे पास आओ। हालांकि उसने कहा था आओ उस पर, आर्ची ने इंतजार करने के बजाय आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह सीधे एड्रिच पर निशाना साध रहा था। रोजलिन और पासेटन उसके पीछे पीछे शूरवीरों की ओर दौड़े। जब वे ऐसा कर रहे थे तो केल ने गंभीरता से चोई हान और राउन से बात की। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरा साथ मत छोड़ो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने दूसरे शेर या आम के बाकी सदस्यों को नहीं देखा था। उसे बिल्ली के बच्चे और खुद को सुरक्षित रखने के लिए चोई हान और राउन की जरूरत थी। मैं समझता हूं, मानव। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राउन की प्रसन्न आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन केल ने उसे अनदेखा कर दिया और वह ड्यूक एस्टेट में घुस गया। शाह, हवा की आवाज सुनी जा सकती थी। ड्यूक एस्टेट की 5वीं मंजिल पर अंतिम कमरा।
ग्रोनिका, दूसरा शेर जो क्लोपे के अध्ययन कक्ष के बगल वाले कमरे में था, बोलने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या कोई खिड़की खुली है? माफ करें, शूरवीर ने असमंजस में पढ़कर पूछा, इससे पहले कि उसका चेहरा गंभीर हो जाए। खनक, आम के सदस्यों ने अपने हथियार निकाल लिए। वहां कोई खिड़कियां खुली नहीं थीं। जैसे ही उन्हें पता चला कि वहां कोई घुसपैठिया है, उन्होंने 5वीं मंजिल के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए या उसके सामने एक शूरवीर तैनात कर दिया। कमरे में किसी भी प्रकार की हवा चलने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। शाह, लेकिन एक बार फिर तेज हवा चली। उन्होंने अपने हथियार कस लिए। तभी उन्होंने देखा कि यह कोहरा था। हवा के साथ गलियारे के अंत से कोहरा धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक सफेद लहर दालान में उछल रही हो। कदम पीछे खींचना। ग्रोनिका कोहरे की ओर दौड़ी। उसके हाथ में एक कोड़ा था। झटका, एक सुनहरा कोड़ा जो उसके सुनहरे बालों के रंग जैसा था, कोहरे की ओर फेंका गया। कोहरे के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। म्याऊ। यह एक बिल्ली थी। उसे वह बूढ़ा आदमी याद आया जो एक बच्चे की तरह लग रहा था और दांत पीसते हुए बड़बड़ा रहा था। उसे याद आया कि प्रशिक्षक ने क्या कहा था, मैं उन बिल्लियों को मारना सुनिश्चित करूंगा। जादुई भालाधारी ने युद्ध ब्रिगेड की बैठक में रिपोर्ट दी थी जिसमें ग्रोनिका ने भाग लिया था। 2 बिल्लियां हैं। वे जहर उगलने में माहिर हैं। म्याऊ। उसने एक बार फिर म्याऊ म्याऊ की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपने चाबुक से कोहरे को चीर दिया। झनकार। हालांकि वहां कोई था जिसने उसके कोड़े को रोक दिया। कोड़े को तलवार से रोका गया और वह अपनी दिशा खो बैठा। कोहरे के बीच एक आदमी दिखाई दिया। वह काले कपड़े पहने आदमी की काली पुतलियां देख सकती थी। वह हवा में काली आभा भी देख सकती थी। ग्रोनिका ने अपने अधीनस्थों से बात करना शुरू किया। यह जहर है। आम के पास भी इन लोगों के बारे में कुछ जानकारी थी। जैसे ही उसका चाबुक रोका गया, उसे कुछ जानकारी याद आ गई। आप अवश्य ही तलवार के मास्टर होंगे। मुखौटे के नीचे की काली पुतलियां मुस्कुराने लगीं। उसने उस पल को नहीं गंवाया और एक बार फिर अपना चाबुक घुमाया। क्लैंग। दालान की खिड़कियां अचानक टूट गईं। कांच के टुकड़े खिड़की से बाहर उड़ गए। डब्ल्यू, गिलास क्यों है? क्या? दरवाजे के बाहर खड़े लोग खिड़कियां टूटती देखकर चिंतित हो गए। उन्हें तुरंत पता चल गया कि 5वीं मंजिल पर जरूर कुछ हुआ होगा। ग्रोनिका ने खिड़कियों के बाहर फैले जहरीले कोहरे को देखा और अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम डरे हुए हो? अरे तुम वाइवरन फ्लाई कमीने! अरे भूरे झाड़ू वाले, क्या तुम भाग रहे हो? आहा, भागने के लिए शुभकामनाएं। उसे बाहर किसी घुसपैठिए की आवाज सुनाई दी। भूरे रंग का झाड़ू वाला सिर। ये सुनकर वह हंस पड़ी और फिर एक बार फिर चोई हान की ओर बढ़ी। दरवाजे की रखवाली करो। उसने अपने अधीनस्थों को एक संक्षिप्त आदेश दिया और एक बार फिर चोई हान की ओर अपना कोड़ा घुमाया। झटका, टकराना। ये तलवार से चाबुक टकराने की आवाज नहीं थी। खिड़की की चौखटें हिलने लगीं। ग्रोनिका ने एक छोटा खंजर पकड़ा और चोई हान की ओर दौड़ी, जिसने चाबुक को रोक दिया था। उसका खंजर चोई हान के क्षेत्र में घुस गया। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। ग्रोनिका ने उस समय पहली बार घुसपैठिए की आवाज सुनी। बहुत दुर्बल। क्या? ग्रोनिका की पुतलियां हिलने लगीं। उसी समय उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। ग्रोनिका। उसकी चचेरी बहन एड्रिच दालान के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। उसने अन्य शूरवीरों को भी देखा। एड्रिच, जिसके चेहरे पर मुक्का मारा गया था और जो बदसूरत दिख रहा था, तुरंत लड़ाई में शामिल हो गया। वे सब यहाँ हैं। केल अदृश्य रहते हुए दालान के प्रवेश द्वार से ये सब देख रहा था। मानव, हम ये कब करेंगे? वह राउन की उत्साहित आवाज सुन सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, ये ड्रैगन आम से बदला लेने की अपनी इच्छा को नहीं भूला था। केल ने धीरे धीरे अपने पैरों के नीचे हवा की आवाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साले, तू कौन है? तू क्या बकवास है? एड्रिच ने गुस्से और परेशानी में चोई हान की ओर मुक्का मारा। इससे ग्रोनिका ने समन्वय के साथ हमला किया। ऊपर और नीचे उन दोनों ने मिलकर इतनी सहजता से काम किया, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले से ही हमले की योजना बना रखी थी। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी चोई हान थे। पैट पैट, मुट्ठी और चाबुक दोनों को आसानी से रोक दिया गया। हालांकि दोनों लोग नहीं रुके। ग्रोनिका के खंजर ने चोई हान के कंधे पर निशाना साधा, जबकि एड्रिच के पैर ने चोई हान के घुटने पर निशाना साधा। नंगी आंखों से फुर्तीले और छुपे हमलों को देख पाना मुश्किल था। तभी एक विदेशी आवाज ने बोलना शुरू किया। इसे तोड़ना। ग्रोनिका सिहर उठी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। कौन? ये घटना उसके विचार पूरे होने से पहले ही घटित हो गई। शाह, ऐसा लगा जैसे अचानक भारी बारिश हो गई हो।
उसने आसपास की जगहों पर नजर डाली। गलियारे में फिर से कोहरा छाने लगा था। इस बार ये लाल कोहरा था जो धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगा था। तुम कहाँ देख रहे हो? अचानक आए आवाज सुनकर ग्रोनिका ने अपने खंजर की दिशा बदल दी। खनक, उसका खंजर चोई हान के हाथ से टकराया जो आभा से ढका हुआ था। उफ! एड्रिच! नकाबपोश आदमी ने एड्रिच की गर्दन पकड़ ली। यह तुमने इस भावी राजा के साथ ऐसा करने की हिम्मत की? छोड़ो, उफ, जाओ! एड्रिच ने छटपटाना शुरू कर दिया। ग्रोनिका एड्रिच को बचाने ही वाली थी, जो उसके परिवार में सत्ता के लिए एक हथियार था, लेकिन अचानक वह रुक गई। शाह! आवाज बंद नहीं हुई। यह आ रहा था, कुछ आ रहा था। यही वह क्षण था जब उसे ऐसा महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमा लिया। ये सच था, वहां एक और व्यक्ति था। विदेशी आवाज का मालिक। कोहरे से घिरा हुआ व्यक्ति सीधी रेखा में आगे बढ़ा। उसके साथ तेज हवा का झोंका भी था। कोहरा और जहर हवा में घुल गए। सफेद, लाल, नीला और काला, कई तरह के जहरीले कोहरे एक साथ गरज रहे थे। ये फट जाएगा, ग्रोनिका यही सोच रही थी। तभी उसने सुना कि एड्रिच की गर्दन पकड़े हुए आदमी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। मैं उसे जाने दूंगा। एड्रिच को आगे फेंक दिया गया। चकमा 2। उसी समय हवा तेज हो गई। बांग! विशाल विषैले कोहरे के बवंडर ने आम के सदस्यों को ढक लिया। बल के कारण खिड़कियों की चौखटें टूट गईं और वे दालान से बाहर उड़ गईं। यहां तक कि दीवारों पर दरारें भी पड़ गई थीं। उफ! एड्रिच सीधे बवंडर में जा घुसा। हालांकि उसके पास जहर के प्रति अच्छा प्रतिरोध था, लेकिन बवंडर भी बहुत शक्तिशाली था। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। धमाका! हालांकि वह ठीक लग रहा था, क्योंकि वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उफ! हाँ मम्मा, मेरी दृष्टि! शूरवीर और आम के अन्य सदस्य जहर खाकर चिल्ला रहे थे, लेकिन शेरों को इसकी परवाह नहीं थी। वे तुरंत दालान के अंत में स्थित कमरे की ओर चल पड़े। क्लिक करें। उसी समय उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। ऊ! जो शूरवीर दरवाजे के सामने खड़ा था, वह जहर के कारण लकवाग्रस्त हो गया। आह! ग्रोनिका ने आह भरी। चोई हान उसे और एड्रिच को आगे बढ़ने से रोक रहा था। वह उस आदमी को देख सकती थी जिसने चोई हान के पीछे दरवाजा खोला था। कोहरा छट गया और अदृश्यता समाप्त हो गई, क्योंकि वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने पैरों से शुरू करते हुए प्रकट हुआ। मुखौटे के पीछे से आदमी की आंखें शेरों की ओर मुस्कुरा रही थीं। चीख! जैसे ही दरवाजा खुला, केल सहजता से कमरे में दाखिल हो गया। क्लिक करें। दरवाजा बंद हो गया और चोई हान की तलवार ने शेरों को केले का पीछा करने से रोक दिया। पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा, चोई हान ने अपनी तलवार पर आभा डालते हुए खुशी से कहा। इसका मतलब था कि अब से वह ठीक से लड़ेगा। म्याऊं, म्याऊं। तभी उन्होंने बिल्लियों की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनी, क्योंकि दालान में कोहरा फिर से छा गया था। कैल की चिंता का बाहर जो कुछ हो रहा था उससे कोई संबंध नहीं था। योजक चिन्ह ... इंसान, यह अजीब है। राउन भी चिंतित था। इस समय केल के हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। ये वह बक्सा था जिसे शेर बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही वस्तु जिसे वे गुप्त रूप से गार्जियन नाइट के घराने को सौंपने की कोशिश कर रहे थे। बक्से के अंदर क्या था ये देखने के बाद केल को समझ नहीं आया कि क्या करना है। यह एक मुकुट था, लेकिन समस्या यह नहीं थी। योजक चिन्ह ... मानव, मुझे इसमें तुम्हारी शक्ति महसूस होती है। तुम्हें पता है, यही वह चीज है जो तुम्हें हर बार मेरे अगले पंजे जितना मजबूत दिखाती है। मुझे भी वही शक्ति महसूस होती है। मानव, क्या उन्होंने पहले भी तुमसे कुछ चुराया है? वे बहुत भयानक लोग हैं। यह एक सफेद मुकुट था। केल ने बोलना शुरू किया। राउंड, क्या यह मुकुट परिचित नहीं है? योजक चिन्ह ... राउंड एक पल के लिए चुप हो गया और फिर चौंक कर चिल्लाया। उसने अवचेतन रूप से अपनी अदृश्यता हटाई और जोर से चिल्लाया। काला दलदल। हाँ, काले दलदल में ड्रैगन की लाश। ये सफेद मुकुट उस लाश की खोपड़ी के ऊपर था। केल ने उस मुकुट को छूते ही डोमिनेटिंग और प्रभावशाली आभा अर्जित कर ली थी, जो एक प्राचीन शक्ति थी और घोटाले के लिए बहुत अच्छी थी। उस समय केल के मन में एक अलग आवाज गूंजने लगी जो सुपर रॉक नहीं थी। यह एक जानी पहचानी आवाज थी, लेकिन उसने कुछ समय से यह आवाज नहीं सुनी थी। केल को याद आया कि उस आवाज ने क्या कहा था। क्या आप जानते हैं कि अपने दुश्मन की सांस छीनने का सबसे आसान तरीका क्या है? डर ही इसका जवाब है। इसे भी इस्तेमाल करें। कभी कभी झांसा देना भी आपकी जान बचा सकता है। मुहाहाहाहा। ये डोमिनेटिंग ऑरा के पूर्व मालिक की आवाज थी। वह आवाज बहुत समय बाद पहली बार बोली थी। उस मुकुट को ड्रैगन का खून पसंद है। फिर वहां सन्नाटा छा गया। सुपर रॉक भी चुप था।
केल ने राउन की ओर देखा। यह क्या है, मानव? उसी क्षण केल ने बोलना शुरू कर दिया। चलो इसे फेंक देते हैं। क्या? नहीं, मैं उन्हें इस पर कब्जा बनाए रखने की इजाजत नहीं दे सकता। ब्लैक ड्रैगन ने कभी भी केल को इस तरह किसी कीमती चीज को देखते हुए भौहें सिकोड़ते नहीं देखा था, जैसे कि बड़े रत्न जड़ित यह मुकुट। केल ने राउन की ओर कठोर स्वर में बोलना जारी रखा, जो असमंजस में अपना सिर झुका रहा था। क्या मुझे इसे तोड़ देना चाहिए? यह पहली बार था जब उसने कोई ऐसी चीज उठाई जो उसे पसंद नहीं थी।